नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार वीडियो में जहां हम जानेंगे इनकम टैक्स की पूरी जानकारी, वो भी एक ही वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में। आखिर हमारा इनकम टैक्स एक ऐसा शब्द है जिससे हर कमाने वाला इंसान कभी ना कभी टकराता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टैक्स का असली मकसद क्या होता है। ठीक है, आखिर टैक्स का मतलब क्या है, उसको भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। और आपकी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देना, जिससे सरकार देश का विकास कर सके। जैसे कि आपके हो गए स्कूल्स, हो गए हॉस्पिटल्स, हो गए रोड्स, हो गए एंड आपका जो भी आपका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, उसके लिए आपसे लिया जाता है टैक्स। एंड आपके टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं उसकी बात करेंगे। आखिर हमारे ठीक है कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आखिर कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं उसकी भी बात करेंगे हम। तो हमारे दो टाइप्स के हमारे टैक्सेस होते हैं। ठीक है, सुनते हुए चलेंगे। और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके दो टाइप्स के टैक्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनको हम डिटेल्ड में भी समझेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ आखिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि हो गया आपका इनकम, इनकम पे लगने वाला टैक्स आपका कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका जीएसटी हो गया। तो ये जीएसटी आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम इनको पूरा डिटेल्ड में समझेंगे। आखिर हमारा डायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने आपको वो तो एक एग्जांपल से समझा दिया है। एंड हम पूरा डिटेल्ड में बात करने वाले हैं आखिर में। ठीक है, सो एंड तक वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हमने जैसे कि बात करा था हमने डायरेक्ट टैक्स। आखिर हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। और ध्यान से सुनते हुए चलेंगे सारे के सारे। अगर राइट डाउन करना हो तो राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सीधे व्यक्ति की इनकम पर लगाया जाता है। इसका बोझ उसी उसी व्यक्ति पर होता है जो कमाता है, और वही इसे सरकार को जमा करता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, अगर इजी भाषा में बोले, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके अंदर में आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि जीएसटी के केस में क्या होता था, जीएसटी में जैसे कि आपके कोई भी गुड्स को अगर परचेज करते हो, ठीक है, जो कि आपका जो सेलर होता है, तो वो आपका जो बायर के ऊपर क्या कर देता है, वो शिफ्ट कर देता है टैक्सेस को। ठीक है, एंड जो आपका डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। एंड इसके अंदर में क्या होगा आपका, अगर आपकी जो भी इनकम होगी, ठीक है, तो डायरेक्टली उसी पे लगने वाला उसको क्या कहते हैं, हम इनकम टैक्स कहते हैं। और इनकम पे लगने वाले टैक्स वो आपका किसके अंदर आता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है। और और अगर बात करें, ठीक है, तो जिस पर्सन के ऊपर अगर टैक्स लगता है, ठीक है, तो उसी पर्सन वही लाइबल होता है पे करने के लिए। ठीक है, वही लाइबल होता है पे करने के लिए। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि बोला, ठीक है, गुड्स को अगर सेल आउट करते हैं, ठीक है, गुड्स को सेल करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, जो हमारा सेलर है, ठीक है, बायर को गुड्स अगर सेल कर रहा है, तो जो कि होता है आपका टैक्स का, तो वो बर्डन को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर केस में क्या था, बर्डन नॉट शिफ्ट। एंड इस केस में क्या आपका शिफ्ट, इस केस में आपको बर्डन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के केस इसमें। और जिस पर्सन के ऊपर लाइबल होता है वो पर्सन टैक्स दूसरे के ब्याह पे करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप शॉप पे जाते हो, तो वहां से अगर आप एक चिप्स का पैकेट भी खरीद के लाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करते हो। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए, ठीक है, आप 5 रुपए का चिप्स का पैकेट लेके आते हो या 10 रुपीज का लेके आते हो, तो देन उसके अंदर में आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आपके ब्याह पे जो आपका सेलर है वो टैक्स पे करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इनडायरेक्ट टैक्स इसको भी। ठीक है, और नॉट लाइबल, ये डायरेक्टली उस पर्सन पे लाइबल नहीं होता, बट वो आपके ब्याह पे टैक्स पे करता है। एंड जो ये लगता है, किसके ऊपर लगता है, आपका इसका हो गया आपका जीएसटी होने वाला आपका एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल था आपका इनकम। ठीक है, इनकम, इन डायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल है, इनकम, इनकम टैक्स। एंड जो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल है, जीएसटी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस के। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा क्या क्या आता है, तो उसकी बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स
आखिर डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है, तो उसकी बात करेंगे। फर्स्ट आता है आपका, जैसे कि बात करी तो जो हमने एग्जांपल्स की बात करी वो तो हमारा इनकम, इनकम टैक्स, ठीक ठीक है, जिसको कि आयकर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, आयकर, आयकर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो कि कंपनी का, जो भी की कंपनी का टैक्स होता है, वो भी किस में आता है, आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। कौन क्या आता है आपका, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं कंपनी कर, क्या कहते हैं, कंपनी कर, हिंदी में कहते हैं कंपनी कर। एंड नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, गेन्स टैक्स, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते थे, CGT कह देते हैं, यानी कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि पूंजी लाभ कर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, पूंजी, पूंजी लाभ कर, ठीक है। मैं आपको हिंदी में भी लिखवाते चल रहा हूँ, अगर किसी को राइट डाउन करना है वो राइट डाउन भी कर सकता है, ठीक है, उसे, ठीक है, आगे जाके हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन टैक्स, टैक्स, जो कि आता है आपका STT, जिसको कि हम STT भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट आ गया आपका गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, यानी कि वर्तमान में समाप्त पर ला, कभी लागू था, यानी कि जैसे कि इसके अंदर में आखिर कहना क्या चाहता है ये, ठीक है। हमने क्या बात करें अभी डायरेक्ट टैक्स की, हम किसकी बात करें, एग्जांपल्स की, ठीक है, किसकी बात करें हम, डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो इसके अंदर में आपका क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका इनकम टैक्स, जिसको कि कहते हैं हम आयकर। अगर जो भी आप इनकम अर्न करते हो ईयरली बेसिस पे, उसके ऊपर क्या करते हो आप, टैक्स को पे करते हो, वो आता है आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर। एंड नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है, ठीक है, इसके अंदर में आपको एग्जाम्प्ट भी दिया गया है, तो उसकी बात करेंगे हम आगे, ठीक है, कितने की इनकम जब एग्जाम्प्ट होती है तब जाके आपको गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है, तो मैं उसको आपको ओरली बता देता हूँ, ठीक है, तो आप उसको सिर्फ सुनेंगे, उसे राइट डाउन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अगर आप 10 लाख सालाना कमाते हैं, अगर मान लीजिए ईयरली आप 10 लाख कमाते हैं, और आपकी टैक्स में देनदारी जो कि होता है आपका टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख बनती है, तो वह, तो वो एक डायरेक्ट टैक्स है जो आप खुद सरकार को देंगे, ठीक है। इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ आया होगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर की बात करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जब टैक्स का बोझ उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर पर पड़ता है, लेकिन उसे सरकार को, व्यापारी या कंपनी देती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था, ठीक है। जो आपका जो सेलर होता है वो बायर की बिहाफ पर टैक्स को पे करता है। एंड जो होता है आपका एग्जाम्पल क्या था इसका, इनडायरेक्ट टैक्स का, जो कि मैंने लिखवाया था आपको, क्या था, GST, ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जो कि GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इससे पहले वैट चलता था, ठीक है, क्या चलता था, वैट चलता था। एंड आपका चलता था सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, जब से 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले ये सारी चीज चलती थी, वैट चलता था, सर्विस टैक्सेस चलता था, एंड एक्साइज ड्यूटी चलता था, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी चलता था जब GST नहीं था, ठीक है। जैसे कई टैक्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ, अब टाइप्स ऑफ GST की बात करने वाले हैं हमारे, ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, GST होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ GST, ठीक है। आखिर हमने कितने बात करी थी, हमारे टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है, डीप में जाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स को पहले तो हमारा जो GST कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट होता है आपका CGST, CGST, एंड नेक्स्ट होता है SGST, एंड नेक्स्ट होता है आपका IGST। अब बात करोगे सर ये CGST क्या होता है, ठीक है, CGST होता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड, गुड्स एंड सर्विसेज
सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये होता है आपका CGST एंड SGST, स्टेट स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड IGST होता है आपका इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, फॉर इंटर स्टेट सप्लाई सप्लाई। ठीक है, हम आगे जाके अब पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब ये आपको थोड़ा ओवरव्यू मिलता ऊपर चल रहा होगा कि हमारा CGST, हम बात करेंगे कब हमारा CGST लगेगा, कब SGST लगेगा, कब हमारा IGST लगेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उसको भी आप ओरली सुनना है। जब आप 1000 का मोबाइल खरीदते हैं और उस पर 18% का GST लगता है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका हो गया वन 180 रुपीज़ हो गया आपका। ठीक है, जो कि आप एक्स्ट्रा देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जो कि आप उस पर एक्स्ट्रा ऑलरेडी पे कर रहे हो। ठीक है, जो आप 1000 रुपीज़ जो खरीद रहे हो उस पर आप 18% का GST लगता है, तो आप 180 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन की बात करेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, आखिर डिफरेंस की बात करेंगे हम, लिख लेंगे डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस की बात करें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम इधर साइड लिखेंगे वो लिखेंगे डायरेक्ट, इधर साइड लिखेंगे वो लिखेंगे हम सारे इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम नेचर की बात करते हैं। अगर हम डायरेक्ट टैक्स में बात करते हैं तो इनकम पर लगता है। ठीक है, तो नेचर में क्या हमारे ये इनकम के ऊपर लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, कंजप्शन पे लगता है। ठीक है, किस पे लगता है, कंजम्पशन पे। ठीक है, किस पे लगता है, कंजम्पशन पे लगता है। और कलेक्शन, ठीक है, जो कि लाइबल होता है पर्सन, उसी पे खुद ही उसे पे करना पड़ता है, यानी कि व्यक्ति खुद भरता है। ठीक है, लाइबल होता है ऑन लाइबल पे द टैक्सेस, एंड इसमें कोई नॉट लाइबल। ठीक है, इसमें खुद पे नहीं करता है, व्यापारी सरकार को जमा करता है। ठीक है, और ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं, तो इस केस में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस केस में आप अपना जो भी है, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो, आप बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपका एग्जांपल क्या था, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या था, इनकम टैक्स। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का क्या था, आपका GST, कस्टम ड्यूटी। ये आपका एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ आ रहा होगा। एंड हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं आपका कैपिटल गेन टैक्स। आखिर हमारा कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो उसकी बात करने वाले हम कैपिटल गेन कैपिटल गेन्स टैक्स। अब हम कैपिटल गेन टैक्स की बात करने वाले हैं। जब आप कोई संपत्ति बेचते हैं या फिर कोई आप इनकम बेचते हैं, ठीक है, तो उस पर मुनाफा होता है या आपका प्रॉफिट होता है या फिर गेन होता है, तो उस पर जो कि कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, आपका अगर STT हो गया, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिक्योरिटीज की। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको कि हम STT कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले लिखवाया था STT। अगर मान लीजिए, अगर इसके अंदर में अगर आपकी कोई भी इनकम अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, शेयर मार्केट में हर खरीद और सेल पर, यानी कि बाय करते हो सेल करते हो, उस पर क्या लगता है, आपका STT लगता है, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। अगर आपने अगर आपने कभी भी अगर स्टॉक्स को बाय करो देन आपने सेल कराओ, ठीक है, तो आप उसके अंदर में अगर आप चेक करोगे आपके चार्जेस के कितने कितने लगे हैं, तो उसके अंदर में आपका एक चार्ज डिडक्ट होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी आपका डिडक्ट होता है। एंड इसके बाद आता है आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारा कस्टम ड्यूटी। कस्टम
ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की बात करें अब हम, आखिर कस्टम ड्यूटी जो कि जो कि आपके फॉरेन से अगर सामान आता है, ठीक है, मंगवाने पर लगने वाले टैक्स, यानी कि अगर आप फॉरेन से कोई भी अगर सामान को मंगवाते हो इंडिया के अंदर में, तो उस पर लगने वाले टैक्स को कहते हैं कस्टम ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, अभी 2 मिनट होल्ड करेंगे, एंड इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि हो गया आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करने वाले हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में फर्स्ट आता है आपका इनकम रिसीव्ड और अराइजिंग इन इंडिया, ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है आपका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एंड थर्ड आता है आपका इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। कौन कौन से आते हैं आपको पहले स्कोप में, ठीक है, स्कोप की बात कर रहे हैं, स्कोप। और अगर हम स्कोप को भी स्टार्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है, हम बाद में स्टार्ट करेंगे स्कोप, ठीक है। उससे पहले हम समझ लेंगे, आपको इजी होगा, पहले समझ लेते हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस से आपका कैसे मैटर करता है, ठीक है, टैक्सेशन के ऊपर में, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट है पहले, फिर देन मैं आपको स्कोप समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको इजीली समझ आएगा आपको स्कोप भी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। हम पहले कवर कर लेते हैं रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेसिडेंशियल, अगर हम इंडिविजुअल पे भी बात करेंगे, कंपनी के ब्याह पे बात करेंगे, ठीक है, हम सारे केसेस में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी आपके पर्सन्स हैं, ठीक है, आपके पर्सन्स में क्या कौन कौन से आते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, आखिर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस ये तय करता है कि किसी व्यक्ति को भारत में किस इनकम पर टैक्स देना है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है, इसके नियम बताए गए हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 के अंदर में इनकम टैक्स एक्ट में इसके सारे नियम्स लिखे हुए हैं सेक्शन नंबर 6 के अंदर में। एंड हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के भी आपको बात करने वाले हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, अगर पर्सन हमारा इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है अगर हमारा पर्सन, ठीक है, तो उसके लिए आपके कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, 182 डेज और मोर, ठीक है, उस साल भारत में 182 डेज या उससे ज़्यादा के लिए आपका स्टे होना चाहिए, कंपल्सरी आपका स्टे होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, या फिर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं और, यानी कि या फिर आपको पिछले 4 इयर्स में 365 डेज का एटलीस्ट, ठीक है, कितने का, 365 डेज का स्टे होना कंपल्सरी है। एंड इसी के अंदर में आपका एक और आता है, ठीक है, जो कि उस साल 60 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो, ठीक है। ये भी आती है आपकी, ये आपकी इस कंडीशन के अंदर में दो कंडीशंस आती है। इसके अंदर में आपको अगर दोनों में से एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर देते हो, तो आपको मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है। एंड इन दोनों में से अगर एक कंडीशन को क्या कर जाते हैं, सेटिस्फाइड कर जाते हैं, या फिर 182 डेज वाली कंडीशन, और सेकंड क्या आती है आपकी, सेकंड आती है आपकी 4 इयर्स में से 365 डेज का स्टे, या फिर आपका जो इस कंडीशन के अंदर में प्लस लिख सकते हैं आप, एटलीस्ट 60 डेज, ठीक है, स्टे होना चाहिए। लेकिन अगर इंडियन सिटीजन या फिर आपका पीआईओ के लिए जो विदेश यानी कि फॉरेन से आए हैं, वहां पर 60 डेज की जगह 182 डेज का, ठीक है, लागू होता है यहाँ पर 182 डेज, ठीक है। इस केस में नहीं होता, ये आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, इसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा अगर आप फॉरेन से आते हो, ठीक है, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। और रेसिडेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको कि अगर आप सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस केस में आपको आर ओ आर कहते हैं और आर एन ओ आर कहते हैं, ठीक है। आर एन ओ आर, ठीक है, कब कहा जाएगा तो उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है आपका
ROR। फर्स्ट होता है आपको ROR, सेकंड होता है आपका NOR, यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है। अब हम बात करने वाले किसका, इसकी बात करने वाले ROR के केसेस में बात करने वाले, ठीक है। उसके बाद क्या बात करेंगे, RNOR के। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे किससे, RNOR, ठीक है। तो कम माना जाएगा, ठीक है, पिछले 10 ईयर्स में, ठीक है, RNOR कम माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब कि इमीडिएटली, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, ठीक है, क्या होना चाहिए, 10 ईयर्स में से आपका 9 ईयर्स में, ठीक है, नॉन रेसिडेंट रहा हो। या फिर आपकी सेकंड कंडीशन क्या आती है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स में से स्टे होना चाहिए 729 डेज का, ठीक है, दिन से कम रुका हो, ठीक है, क्या बोल रहे हो, इससे कम रुका होगा, ठीक है, 729 डेज से अगर कम होगा तो क्या कह देंगे हम उसे, RNOR कह देंगे, क्या कहेंगे, RNOR की कंडीशन कहेंगे। अब हम बात करेंगे, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट कब कहेंगे, जैसे कि हमने कंडीशन राइट डाउन करी है, ठीक है, ये हमारी कंडीशंस है, 182 डेज और मोर वाली कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड नहीं करता, सेकंड कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड नहीं करता, क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है एंड सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो क्या कहेंगे हमारा, वो उस केस में हो जाएगा हमारा पर्सन नॉन रेसिडेंट, क्या हो जाएगा हमारा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले कंपनी के केसेस में, ठीक है, कंपनी, कंपनी, अभी हमने बात करी थी इंडिविजुअल की, बात कर ली हमने, ठीक है। अब हम बात करने वाले कंपनी के केसेस में, ठीक है, कंपनी या फिर हमारा अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन यानी कि हमारा HUF हो गए, जितने भी हमारे अदर पर्सन है, ठीक है, हमारी फॉरेन कंपनी, HUF, फर्म, AOP, ये सारा हमारा आ जाता है हमारा अदर पर्सन में, ठीक है। कंपनी जो कि फर्स्ट क्या बात करें हम, कंपनी की, ठीक है, कंपनी में, ठीक है, अगर आपकी रजिस्टर्ड इन इंडिया है, चाहे आपकी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो क्या होगा आपका, रेसिडेंट, तो उस केस में होगा आपका रेसिडेंट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, अगर फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी यानी कि विदेशी कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को चेकआउट किया जाता है, ठीक है। और अगर आपकी इंडियन कंपनी होगी तो उस केस में आपका रजिस्टर्ड इन इंडिया होगी तो आपका रेसिडेंट हो गया, और उस केस में अगर फॉरेन कंपनी के अंदर में आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टेस्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका HUF, HUF, फर्म, फर्म एंड AOP, ठीक है, ये किस में आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका अदर पर्सन्स का, ठीक है। इसके अंदर में आपका क्या में बात करता है, ठीक है, तो इसके अंदर में करता है वेयर कंट्रोल, मैं C&M लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ लेना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका फुल्ली, फुल्ली या फिर पार्टली, पार्टली एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा, फॉर्म का भी रेसिडेंशियल स्टेटस एंड का भी रेसिडेंशियल स्टेटस, सॉरी, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं, आखिर में हमारा इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपको ROR होगा, ठीक है, तो कौन सी इनकम में टैक्सेबल होगा, वो होगा आपका वर्ल्ड वाइड इनकम में होगा, अगर आपका केसेस में, ठीक है, मैं राइट डाउन कर देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है।
तो पहले तो लिख लेंगे हम स्टेटस। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटस फाइंड आउट कर लिया, फिर वहां से आपकी कौन सी इनकम है, ठीक है, वो कहाँ पर आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है, वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, वो दोनों चीजें लिखने वाला हूँ। अगर आपका केस ROR का केस है तो उस केस में आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम मानी जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में आपकी टैक्सेबल होगी इनकम, वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी। एंड अगर आप RNOR है, ठीक है, RNOR है, ठीक है, तो उस केस में जो कि आपको इंडिया के अंदर में एक्सेप्ट हुई है, ठीक है, इंडिया के अंदर में एक्सेप्ट हुई है, प्लस एक्सेप्ट ये प्लस जो कि आपने भारत से प्राप्त की है, ठीक है, पहले क्या बोला एक्सेप्ट की है, दूसरा क्या है अर्निंग हुई है, ठीक है, अर्निंग, ठीक है, भारत से प्राप्त हुई है, ठीक है, या फिर भारत से प्राप्त इनकम, ठीक है, दोनों अलग है, भारत में प्राप्त, ठीक है, और भारत से प्राप्त हुई इनकम, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। एंड नेक्स्ट है आपका NR, कब आपका नॉन रेसिडेंट होगा, सिर्फ भारत में प्राप्त या अर्जित इनकम, ठीक है, प्राप्त या अर्जित इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके इसमें हो जाएगा आपका NR, ठीक है, उसके इसमें हो जाएगा NR, ठीक है, NR के केसेस में आपकी कहाँ टैक्सेबल होगी वो अब मैंने आपको बता दी, सिर्फ भारत में प्राप्त या अर्जित इनकम ही इंडिया के अंदर में टैक्सेबल होगी, ठीक है, इसके बाद होगी आपका, इसके बाद बात करने वाले हम एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ठीक है, USA में रहता है लेकिन हर साल भारत आता है, ठीक है, 100 डेज, ठीक है, 100 डेज के लिए आता है, ठीक है, वो भी हर ईयर आता है, ठीक है, वो NR रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, नॉन रेसिडेंट रहेगा। अगर उसकी भारत में रेंटल इनकम है तो वही टैक्सेबल होगी, लेकिन US की सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया के अंदर में, क्या नहीं होगी, इंडिया के अंदर में जो USA की जो कि सैलरी है उसकी, ठीक है, अगर रिसीव्ड हो जाती है इंडिया में रहते हुए तो उसकी सैलरी टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी। एंड उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आपका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, जो कि आता है आपका इनकम रिसीव्ड और अप्रूव अराइज इन इंडिया, ठीक है, इसको भी डिटेल्ड में समझेंगे हम तीनों जो कि है। सेकंड है आपका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एंड थर्ड इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंटर के अंदर में इसको डीपली समझाया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाता है, एंड फाइनल में भी आपका इसका रोल होता है, प्ले होता है। CA फाइनल के अंदर में भी अगर आप CA फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे से भी कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ ओनली टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड है हमारी, एंड स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप इजिली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप कॉलिंग करना चाहें तो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप दिए मेरे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एंड उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, एंड जो भी हमारी वीडियोस अपलोड होती है वो वहाँ पर भी आपको मिल जाती है, एंड आपको उसमें नोट्स मिल जाते हैं, क्वेश्चनिंग मिल जाती है सी एंटर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट डाउन भी करते हुए चलेंगे, जिसको राइट डाउन करना है वो राइट डाउन करेंगे, जिसको नहीं करना तो वो ना करें और सुनते हुए चलें, ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम के अंदर में हमने तीन बात करी थी, ठीक है, क्या इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड और राइसिंग राइजिंग इन इंडिया, एंड नेक्स्ट आपका इनकम डीम्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, एंड नेक्स्ट है आपका, ठीक है, इनकम अराइजिंग इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग और एक्रूइंग आउटसाइड 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 इंडिया, ठीक है, ये तीन चीजें, ठीक है, पहले आपका इनकम रिसीव्ड और अक्रूइंग अराइजिंग इंडिया, एंड इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एंड इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग आउटसाइड इन इंडिया, ठीक है। अब हम पहला जो कि हमने टॉपिक है जो कि फर्स्ट है हमारा इनकम रिसीव्ड और अक्रूइंग इन इंडिया की बात करेंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर में एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई भी जो आपकी सैलरी है वो आपको क्रेडिटेड हो रही है, किसमें हो रही है, इंडियन बैंक के अंदर में। ठीक है, इंडियन बैंक के अंदर में क्रेडिट हो रही है, तो क्या होगा, आपका इनकम रिसीव्ड और अराइजिंग इन इंडिया होगा। अगर आपको जो कि रेंट पेड है बाय द टेनेंट इन दिल्ली फॉर, जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है, उसके ऊपर पे आपको अगर रेंट पेड कर रहे हो, ठीक है, टेनेंट को दिल्ली के अंदर में, तो वो आपकी आएगी इनकम रिसीव्ड और अक्रूइंग इन इंडिया। एंड इंटरेस्ट ऑन इंडियन एफडी, अगर आपने कोई भी इंडिया के अंदर में एफडी करा रखी है एंड देन उस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, वो होगी आपकी इनकम रिसीव्ड और राइजिंग इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम सैलरी क्रेडिटेड इन इंडियन बैंक, सेकंड रेंट पेड बाय टेनेंट इन दिल्ली फॉर, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी पे। एंड नेक्स्ट है था आपका इंटरेस्ट ऑन इंडियन एफडी। ठीक है, अगर आए सीधे भारत, अगर अगर इनकम सीधे भारत में आती है या अर्जित, ठीक है, तो वो टैक्सेबल है इंडिया के अंदर में। और नेक्स्ट क्या है आपका, ठीक है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि डीम्ड यानी कि मान लेना। ठीक है, कब मान लेंगे कि आपको रिसीव्ड इन इंडिया हुई है। ठीक है, इनकम सेक्शन नंबर 9 बात करता है आपका। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 9 बात करता है आपका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया की, में बात करता है आपका सेक्शन नंबर 9। अगर आपकी कोई भी सैलरी, ठीक है, सैलरी की बात कर रहे हैं जो कि सर्विस रेंडर्ड करते हो अगर इंडिया में, ठीक है, आपको वहां से, ठीक है, पेमेंट पेमेंट विदेश से क्यों ना हो, ठीक है, विदेश से क्यों ना हो यानी कि फॉरेन से क्यों ना हो, तो वो आपका कहाँ, वो क्या मान ली जाएगी, आपकी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, सैलरी, ठीक है, फिर से बोल लो, सैलरी अगर आप सर्विस को रेंडर करते हो इंडिया के अंदर में, ठीक है, तो वो आपको जो आपके फॉरेन से क्यों ना हुई हो पेमेंट, ठीक है, तो वो भी किसमें आपकी डीम्ड मान ली जाएगी इंडिया के अंदर में, वो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। और इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट की बात करते हैं जो कि भारत में स्थित स्रोत है, ठीक है, और डिविडेंड की बात करते हैं तो इंडियन कंपनीज द्वारा जो कि आपको घोषित की जाती है या फिर अनाउंस की गई होगी इनकम, ठीक है, जो भी आपको डिविडेंड मिलता है शेयर्स हो गया, ठीक है, तो वो आपकी, वो भी क्या मान जाती है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। एंड आपका बिजनेस प्रॉफिट हो गया, ठीक है, एंड कैपिटल गेन्स हो गया। ये कौन कौन सी थी आपको, फर्स्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपकी रफ हो जाएगी, बट मैं आपको लिख देता हूँ, कोई नहीं, परमानेंट में। ठीक है, क्या आएगा इसके केसेस में, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड हो गया, बिजनेस प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट। एंड कैपिटल गेन्स, तो क्या माना जाएगा आपका, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9 कहता है। ठीक है, और अगर कोई, अगर मान लीजिए न्यूट्री, अगर मान लीजिए कोई भी आपकी प्रोटीन वाली जैसी की होगी, कंपनीज होगी प्रोटीन वाली, ठीक है, एज अ जिम, जो भी जिम के मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स को इनटेक करते हैं, क्रेटीन लेते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी अगर यूएस में है लेकिन 6 महीने भारत में, ठीक है, क्लिनिक ट्रायल करता है और यूएसए से पेमेंट आता है, तो वो इनकम सेक्शन नंबर 9 के तहत भारत में मानी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका थर्ड केस। थर्ड कौन सा केस है आपका, इनकम अक्रूइंग और, सॉरी, इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया की बात करता है। ठीक है, अगर आपका आरओआर यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर लागू है, वर्ल्ड वाइड इनकम यानी विदेश में हुई इनकम पर टैक्सेबल होती है, और आरएनओआर और नॉन रेसिडेंट पर लागू नहीं है ये चीजें, इनके लिए सिर्फ भारत से जुड़ी आय टैक्सेबल रहती है। ठीक है, जो भी आपकी इनकम में अर्न होगी, ठीक है, जो इंडिया के अंदर में अर्न होगी, वही आपकी इनकम इंडिया के अंदर में टैक्सेबल होगी। अगर आपकी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो वो आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप आर ओ आर है, ठीक है, और आप यूएसए से $50,000 की कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, वो भी आपके टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात कर ली थी, ठीक है, हम एक बार इसका पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, पूरा चार्ट बना के एक बार रिवाइज करेंगे।
ठीक है, ताकि हमारा कुछ भी छूट ना जाए। ठीक है, फर्स्ट का था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल, फर्स्ट है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, पूरा टेबल फॉर्म में हम करने वाले रिवाइज। ठीक है, टेबल बनाएंगे तब तक। नेक्स्ट है आपका इनकम। इनकम, रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड एंड अक्रूइंग इन इंडिया। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, अक्रूइंग इन इंडिया। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डीम्ड इन इंडिया। डीम्ड इन इंडिया। एंड नेक्स्ट है आपका आउटसाइड इंडिया वाला केस। ठीक है, आउटसाइड इंडिया वाला केस। ठीक है, तो फर्स्ट केस, ठीक है, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस आपका आर ओ आर होगा, ठीक है, आर ओ आर होगा, या फिर आप आर एन ओ आर वाला केस होगा, और या फिर एन आर होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है, अगर आर ओ आर होगा ऊपर रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या होगा रेसिडेंशियल स्टेटस आर ओ आर, तो आपका क्या वो रिसीव्ड अप्रूविंग इन इंडिया माना जाएगा, यस। क्या वो डीम्ड टू डीम्ड इन इनकम, डीम्ड इन इंडिया माना जाएगा, यस। क्या वो अप्रूव्ड आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, यस। अगर आर एन ओ आर होगा तो यस, इनकम रिसीव्ड और अप्रूविंग इन इंडिया माना जाएगा, और एन आर के केस में भी रिसीव्ड और अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा, और डीम्ड इनकम में आर एन ओ आर के केसेस में भी माना जाता है एंड एन आर के केसेस में भी माना जाता है। बट आउटसाइड इंडिया के केसेस में अगर आर एन ओ आर होगा तो नहीं टैक्सेबल होगी इंडिया में, अगर एन आर होगा तो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, ठीक है, इसके बाद आती है हमारी हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, हमारी कितने तरीके की हेड्स ऑफ इनकम होती है, और कौन सी इनकम किसके अंदर में टैक्सेबल होती है, अगर सैलरी हो गया तो किसके अंदर में। ठीक है, तो वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में टैक्सेबल होगा। ठीक है, और अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी गेन है तो पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगा। ठीक है, और अगर आपका कैपिटल गेन होगा तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, एंड देन अदर सोर्सेज के अंदर में। ठीक है, हमारी पहले तो हमारी पांच हमारी हेड्स ऑफ इनकम होती है। फर्स्ट होती है सैलरी, सेकंड आपकी होती है पीजी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होती है पीजीबीपी, फोर्थ आपका कैपिटल गेन, फिफ्थ इज योर अदर सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से हमारे पांच हेड्स ऑफ इनकम होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, हमारी पांच हमारी हेड्स ऑफ इनकम होती है। ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हमारा पार्ट वन, ठीक है, तो आई होप आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर सेकंड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।